वेलकम बच्चों, एक बार फिर आज के अपने इस चैनल की सीरीज में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं सेल चैप्टर का। आज मैं जिस टॉपिक को टीच करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। लोअर क्लास से लेकर के आज तक हमने इसका नाम बहुत सुना, लेकिन आज हम इसके बारे में कई सारी चीज़ें ऐसी जानेंगे जो 11th स्टैंडर्ड या हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड पर ही जानी जाती हैं और नीट में इनसे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बिना लॉस किए हुए टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया। भाई किसी भी चीज का जो नाम रखा जाता है कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। ऐसे तो नहीं कि जबरदस्ती किसी का नाम रख दिया जाता है। तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रखा गया? दो छोटे टर्म, माइटो, another is कॉन्ड्रियन। अब आप सोच रहे होंगे कि माइटो और कॉन्ड्रियन, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, मीन्स ग्रेन्युलेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रेन्युलेटेड होती हैं, ग्रेन्युलेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई एटीपी के सिंथेसिस होने से इसके पावर हाउस को बोलने का क्या मतलब बनता है? एक्चुअली एटीपी का पूरा नाम तो आपको मालूम होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। करेंसी ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनेल को बॉडी में किसी भी जगह अगर काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही ली जाती है। इसके अलावा और कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल सब में नहीं, इन एनिमल सेल। अब आप कहेंगे प्लांट सेल में ये क्यों नहीं होता सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल? क्योंकि भैया प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल की जो कैटेगरी है उसमें वैक्यूल आता है और सेकेंड में क्लोरोप्लास्ट आता है, तो ये तो थर्ड नंबर पे आ गया। लेकिन एनिमल सेल में ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माना जाता है। समझ रहे होंगे आप? सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। आगे चलें। इसके अलावा एक और बात, ये कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ही प्रूव होती हैं। ये एक सेमी ऑटो
नॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहा गया? भाई दो ऑर्गेनल हैं जिन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, स्वनियंत्रित, अर्धनियंत्रित जिसे कह सकते हैं, कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल की कैटेगरी में आते हैं। इतना जानने के बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इनका जो साइज होता है, सबसे पहली बात शेप कैसा हो। बहुत कुछ हमने इसके बारे में जान लिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल इसका निकनेम हो गया, क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। सॉसेज आपने देखा, तश्तरी के जैसी सॉसेज शेप की होती है। ये कैसे शेप का होता है? सॉसेज शेप, और सॉसेज शेप के अलावा आप इसे डिस्क शेप भी कह सकते हैं। डिस्क शेप ऑर्गेनल है। अब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ और विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, साइज होगा इसका कुछ ना कुछ। इसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई जिसे कहते हैं, वो 0.2 म्यू एम से 1 म्यू एम तक होता है। जबकि इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है, वो लगभग 1 से 4 म्यू एम तक हो। साइज का वेरिएशन रहता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो साइज हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ये कहां कैसे देखा गया। सबसे पहले इसे फर्स्ट सीन बाय, पहली बार देखने का जो क्रेडिट है, फर्स्ट सीन बाय कोलिकर। इसे पहले देखा था कोलिकर ने, और कोलिकर ने इसे देखा था इंसेक्ट मसल्स। सबसे पहले इसे कोलिकर ने देखा था इंसेक्ट मसल्स में, जबकि एल्टमैन ने इनके लिए बायोप्लास्ट नाम यूज किया था। अब आप कह रहे होंगे कि भाई कोलिकर ने देखा फंक्शन और इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया आपके एल्टमैन ने, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा, कार्ल बेंडा। सी बेंडा नेम्ड इट, इनको नाम दिया सी बेंडा ने इन्हें नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय द सी बेंडा। एक और बात जो अक्सर कई बार देखने को मिलती है, कई बार बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे कहा जाए कि कई स्टडी मटेरियल जब आप देखेंगे तो कुछ स्टडी मटेरियल मिलती है। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था माइकेलिस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, माइकेलिस। माइकेलिस ने जेनस ग्रीन, माइकेलिस ने जेनस ग्रीन वाइटाल डाई का यूज किया था। जेनस ग्रीन वाइटाल स्टेन का यूज किया था फॉर स्टेनिंग, इसको देखने के लिए। जेनस ग्रीन, क्वेश्चन कई बार आता है
माइटोकॉन्ड्रिया विजुअलाइज्ड बाय विच टाइप ऑफ डाई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किस टाइप की वाइटाल डाई का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जेनस ग्रीन। क्लियर? अब आगे चल रहे हैं इसके आगे। अब बात करते हैं कि ये कहां पाया जाता है। हम इसके ऑक्यूरेंस की बात करने जा रहे हैं, किस जगह पर ये प्रेजेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीसी, वो भी मैच्योर, और ह्यूमन की बॉडी में बात हो रही है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल, में ये एब्सेंट होता है। फिर क्वेश्चन उठा कि भाई अगर प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो वो अपना एनर्जी लाते कहां से थे? जब मैंने आपको बैक्टीरियल सेल बताई थी तो उसमें इन्वेजिनेटेड एक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसका नाम था मीसोसोम। ये मीसोसोम से लाते। अब इतना देखने के बाद अब आपके अंदर मन करता है भाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम इसका। ग्रेनुलेटेड स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत रोल होता है इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम से ही पूरा विजुअलाइजेशन हो जाता है। अब मैं आपको इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन से घिरे हुए बीच के स्पेस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर कहते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में जो फिल्ड फ्लूइड होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपको कॉइल्ड डीएनए दिखाई देगा। एक बात, पूरी सेल में जितना डीएनए होता है उसका 1% डीएनए, 1% ऑफ टोटल सेल, पूरी सेल का 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दूसरी बड़ी बात, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसमें ग्वानिन और साइटोसिन जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। याद रखिएगा, जीसी कंटेंट प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में ज्यादा होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स माना गया। इसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का अगर नेचर चेक करें तो यह परमिएबल होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का अगर हम नेचर चेक करें तो सेमी परमिएबल होती है। क्यों? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अंदर वाले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होते हैं। दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नाम से भी जाना जाता है।
दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, चाहे वो आउटर हो या इनर, दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो थिकनिंग होती है वो लगभग 60 से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लगभग इतनी मोटाई की थिकनिंग होती है। मैट्रिक्स में आपको 70S टाइप का राइबोसोम, आरएनए और डीएनए देखने को मिलेगा। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर में एम्बेडेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी वर्ड यूज्ड बाय या क्रिस्टी टर्म गिवन बाय पैलाडे, क्रिस्टी टर्म कॉइन्ड बाय पैलाडे। क्रिस्टी टर्म देने का जो क्रेडिट है वो पैलाडे को जाता है। ये आउटर स्ट्रक्चर थी, सॉसेज शेप, डिस्क शेप, ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी। अब मैं आपको एक क्रिस्टी बाहर निकाल कर दिखाता हूं। अगर हम एक क्रिस्टी को देखें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिस पर टेनिस के रैकेट के जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। दो ऑक्सीसोम्स के बीच में यूजुअली जो दूरी होती है 110 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। हम एक F1 पार्टिकल को अगर हम बड़ा करके देखें, मैं आपको दिखाता हूं बड़ा करके से। एक F1 पार्टिकल को अगर हम देखें, देखते हैं भाई एक F1 पार्टिकल, कुछ बातें और बताते हैं आपको। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया का की आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो उस समय जो स्ट्रक्चर होगी उसे नाम मालूम क्या देंगे? माइटोप्लास्ट, MITOPLAST। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जिसे नाम दिया था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसमें वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनकी जरूरत होती है पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए या फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। यानी पायरुविक एसिड और फैट के ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस में, या सॉरी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब अगर हम एक F1 पार्टिकल को बाहर निकाल कर देखें तो इसका लेंथ लगभग 110 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट जो एटीपेज एंजाइम की तरीके से बिहेव करता है। एटीपेज एंजाइम वो एंजाइम जो एटीपी सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसका हेड पोर्शन लगभग 70 एंगस्ट्रॉम लेंथ का होता है। बीच का जो पोर्शन, अपर पोर्शन इज नोन एज हेड, between portion known as a stalk and lower base portion। ओवरऑल इसकी लेंथ लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। कई किताबें 30 और 35, तो 105 से 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि F1 पार्टिकल जो है इसे फर्नांडेज और मोरान ने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहा जाता है। एक जो बात है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिटेक्ट होता है जो इसी ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम या मार्कर एंजाइम ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति के बेस पर आप किसी भी ऑर्गेनेल, जिस ऑर्गेनेल में इनर मेम्ब्रेन पर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज मिले, समझ लीजिए वो ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जरा देखते हैं भाई कैसे, भाई जो मैट्रिक्स है तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैंने आपको मैट्रिक्स में केवल बताया कि भाई मैट्रिक्स के पास, मैट्रिक्स में आरएनए है, डीएनए है और 70S राइबोसोम है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करने वाला डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए रेप्लिकेशन यानी आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं, आरएनए सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला आरएनए सिंथेटेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम भी मैट्रिक्स में रिपोर्ट होते हैं, देखने को मिलते। तो आपने भी ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब क्वेश्चन उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है। पहला काम तो आप समझी गए कि एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और एटीपी सिंथेसिस का मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा वर्ग जो यॉक होता है अंडे के अंदर, उसके सिंथेसाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और यॉक के सिंथेसाइजेशन को विटेलोजिनेसिस कहते हैं। यानी इट इज नॉट ओनली विटेलोजिनेसिस, यानी पहली बात वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। दूसरा वर्ग किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, विटेलोजिनेसिस में। तीसरा काम, फॉर्म मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से स्पर्म मूव आउट कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम जो अक्सर अभी आपको जब आप जेनेटिक्स 12th में पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो काम क्या क्या थे, पहली बात एटीपी सिंथेसिस की वजह से सेल्यूलर पावर हाउस ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल बनाता है। दूसरा विटेलोजिनेसिस, योग सिंथेसिस करता है। तीसरा वर्ग सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तभी तो एटीपी बनेगी। फॉर्म द मिडिल पीस, अगर आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो मिडिल पीस बनाता है, स्पाइरली से प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से एनर्जी बनती है और स्पर्म मूव आउट कर पाते हैं। इसी की वजह से मेल गैमीट के पास मूवेबिलिटी का पावर प्रेजेंट होता है। तीसरा और लास्ट वर्क है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आज आपको कवर की, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बातें थी। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। नोट्स जो मैंने वर्बली चीजें बताई इनको आप नोट डाउन करिएगा, नोट्स मेंटेन करिएगा। जितना डीप में हो सकता था माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने कवर करने की कोशिश की। अब तो एम्स नहीं, लेकिन एम्स लेवल तक का क्वेश्चन आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो लेक्चर अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।